नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9572589800, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट कुशा है वो प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोजेक्ट कुशा आखिर है क्या? तो यह एक लंबी दूरी वाला मारक क्षमता की मिसाइल है। जो प्रोजेक्ट कुशा है यह एक लंबी दूरी वाला मारक क्षमता की मिसाइल है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है, दोनों हम बता दिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? यानी कि इसरो के नया अध्यक्ष बोलो या वर्तमान अध्यक्ष बोलो। तो इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन है। और जो वी नारायणन है वो 12वें नंबर के अध्यक्ष है इसरो के। कभी कभी पूछता है कि इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वी नारायणन से पहले कौन थे? तो डॉक्टर एस सोमनाथ थे। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। कभी कभी इसी से एक स्टैटिक क्वेश्चन बना के पूछ देता है कि इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन इससे बनने वाला क्वेश्चन हम बता दिए। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन, इसरो के 11वें अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ और इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है बहादुर सिंह सगू, ये वर्तमान में है। इनसे पहले पूछा जाए तो इनसे पहले कौन थे? तो अडिले सुमरीवाल थे। अडिले सुमरीवाल जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन थे? तो बहादुर सिंह सगू। ठीक है, आगे चलिए। आगे एक गरु दक्षी नाम के एक पोर्टल है। तो गरु दक्षी नाम के जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अच्छा, गरु दक्षी पोर्टल में होता क्या है? तो अगर कोई गैर कानूनी तरीका से वन पे अतिक्रमण कर रहा है या फिर वन का अवैध कटाई कर रहा है या फिर वन में अवैध तरीका से जानवरों का शिकार कर रहा है, तो इस पर रोक के लिए आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं जो ऐसा करता है उसके ऊपर। तो गरु दक्षी एक पोर्टल है जो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत आप एफआईआर कर सकते हैं अगर कोई वन पे अतिक्रमण कर रहा है या अवैध कटाई कर रहा है या अवैध रूप से शिकार कर रहा है तो। ठीक है, आगे देखिए, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजगोपाल चिदम्बरम जो कि अभी जो है बहुत ट्रेंड में है, तो ये राजगोपाल चिदम्बरम जो है इनका संबंध किस चीज से है? एक क्वेश्चन बनता है। तो जो राजगोपाल चिदम्बरम है इनका संबंध परमाणु विज्ञान से है और इनका हाल ही फिलहाल निधन हुआ है जो कि 88 वर्ष में इनका निधन हुआ है। तो राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध जो है वो किस चीज से है जिनका कि 88 वर्ष में हाल ही फिलहाल निधन हुआ है? तो परमाणु विज्ञान से इनका संबंध है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बनता है कि जो 59वां नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किन्हें दिया गया है? एक क्वेश्चन बनता है। तो 59वां नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और विनोद कुमार जो शुक्ल है वो एक हिंदी लेखक है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र लेखक हैं जिनको की हिंदी लेखक के लिए, हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। तो आपसे यही कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 59वां नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किन्हें दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो 97वें नंबर का यानी 97th जो अकादमी पुरस्कार है 2025 का वो किन्हें दिया गया? इसी को ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो आयोजन था वो यूएई के लॉस एंजल्स शहर में हुआ था। यूएई के लॉस एंजल्स शहर में इसका आयोजन हुआ था और इसमें जो है बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया था? तो एनोरा मूवी को दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि जो 97वें नंबर का जो अकादमी पुरस्कार है वो किन्हें, कौन से फिल्म के लिए दिया गया है? तो एनोरा मूवी के लिए दिया गया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यूएई के लॉस एंजल्स शहर में इसका आयोजन हुआ है। आगे क्वेश्चन बनता है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल गया है कि 58वां नंबर का यानी 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है? और 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है और माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। लेकिन इससे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे पहले वाला पूछा जा सकता है कि 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है? तो रातापानी राष्ट्रीय उद्यान को। तो यानी कि 58 नंबर जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है और 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया? तो रातापानी राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि खंजर जो सैन्य अभ्यास है, खंजर सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास? तो खंजर सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण तो किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो खंजर सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है।
अच्छा, इसे ये वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो किर्गिस्तान में हुआ था। तो खंजर सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है, और इसका 12वां संस्करण जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो किर्गिस्तान में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है कि आईक्यू एयर 2024, आईक्यू एयर 2024 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन है। आईक्यू एयर 2024 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर है बर्नहाट, असम के शहर है। बर्नहाट जो है वो सबसे भारत के प्रदूषित शहर में से एक शहर है। अच्छा, इसी से पूछा जाएगा कि आईक्यू एयर 2024 के अनुसार भारत के सबसे दूषित राजधानी कौन सा है, प्रदूषित राजधानी, तो दिल्ली। अच्छा, पूछा जाएगा कि आईक्यू एयर 2024 के अनुसार भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 5वां है। और पूछा जाएगा कि आईक्यू एयर 2024 के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित जो प्रदूषित देश है वो कौन सा देश है, तो चाड है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत का बर्नहाट, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली, भारत का स्थान पूरे वर्ल्ड में 5वां, और विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश चाड। तो ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि पांगसाड पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है। पांगसाड पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। तो पांगसाड पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के कौन से शहर में, तो नामपोंग शहर में इसका जो है आयोजन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। दिसंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह को। और ये मेन में मतलब पुरुष वाला में। और अगर फीमेल में पूछा जाए कि दिसंबर 2024 में आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो एनेबेल सुथ रनेल्ड के, जो कि कहाँ के प्लेयर है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। तो इनको जो है चुना गया है। एक है कि 42 दिन का जो युद्ध समझौता है, वो 42 दिन का युद्ध समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है, तो 42 दिन का जो युद्ध समझौता है वो इजराइल और हमास के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है, तो इजराइल और हमास के बीच में 42 दिन का युद्ध समझौता हुआ है। एक है पीएम युवा 1.0 कब लॉन्च किया गया है, तो 2021 में। और वही पूछा जाए कि पीएम युवा 2.0 कब लॉन्च किया गया है, तो 2022 में। और पीएम युवा 3.0 कब लॉन्च किया गया है, तो 2025 में। तो यहाँ से कोई एगो पूछ दिया जा सकता है। और इसमें ये जो पीएम युवा 1.0 या 2.0 या 3.0 है क्या, तो 30 वर्ष के कम आयु के लेखक का प्रशिक्षण करवाता है। ये जो पीएम युवा जो है ना, वो 30 वर्ष के कम आयु के लेखक को जो है प्रशिक्षण करवाता है। तो यहाँ से आपको ईयर पूछा जा सकता है कि पीएम युवा 1.0 है वो कब आया था, तो 2021 में। 2.0 जो है वो कब आया था, तो 2022 में। 3.0 है जो कब आया था, तो 2025 में। अगला क्वेश्चन है कि एशियान महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025, एशियान महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो तेहरान में। एशियान महिला जो कबड्डी चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन तेहरान में हुआ है। जीता कौन था, तो भारत जीता था भारत। अच्छा, पूछा जाएगा कि संस्करण कितना नंबर का था, जो एशियान महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 था, ये कौन से नंबर का संस्करण था, तो 6ठा नंबर का। जीता था भारत, लेकिन हारा कौन था इसमें, तो ईरान। तो उप विजेता ईरान। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, एशियान महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन तेहरान में हुआ। जीता कौन, तो भारत। संस्करण कौन सा था, तो 6ठा। हारा कौन, तो ईरान। तो चारों क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में रामसर अवार्ड 2025 में किस भारतीय संगठन को मिला। वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में रामसर अवार्ड जो है 2025 किस भारतीय संगठन को मिला, तो केयर अर्थ ट्रस्ट को जो है वो मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं नंबर का जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, 15वीं यानी 15 नंबर का जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है, तो झारखंड है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का, तो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। अच्छा, इसका आयोजक कौन था, तो हॉकी इंडिया इसका आयोजक था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
इसी तरीके के वीडियोज के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद। कि अस्मिता लोन योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अस्मिता जो लोन योजना है ये एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जितने भी महिला उद्यमी हैं उनको बिना कोलेटरल यानी बिना गारंटी के जो है वो लोन दिया जाएगा। तो अस्मिता लोन योजना एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें जितने भी महिला उद्यमी है उनको बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कब शुरू किया गया था? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है वो 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया था और इसके लिए 6000 करोड़ का जो है राशि आवंटित किया गया है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कब शुरू किया गया था? तो 1 जनवरी 2025 को। कभी कभी एक्स्ट्रा इसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसके लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? तो इसके लिए कुल 6000 करोड़ जो है की जो राशि है वो आवंटित किया गया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। दरोगा हो गया या उसके पहले जो एक मद्य निषेध वाला जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला का और पुरुष का दोनों बताते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला का जो खिताब है वो मैडिसन कीज ने जीता था और अगर पुरुष पूछे जाए तो जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला में मैडिसन कीज और पुरुष कौन जीता था? जैनिक सिनर। इसके बाद दूसरा है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष का खिताब जीते थे कार्लोस अल्कराज और वही महिला में जो है फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब कौन जीते थे? तो कोको गॉफ। तो ये दोनों याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है विंबलडन ट्रॉफी। तो विंबलडन ओपन 2025 जो है वो पुरुष का अगर बात किया जाए तो पुरुष में जीते थे जैनिक सिनर। अगर महिला में पूछा जाए तो ईगा स्वेतक। ठीक है, तो महिला में कौन जीते थे? तो ईगा स्वेतक। और अगर यूएस ओपन का पूछा जाए कि यूएस ओपन 2025 में जो पुरुष का खिताब है पुरुष में वो कार्लोस अल्कराज जीते थे और महिला में कौन जीते थे? तो अरियाना सबलंका जीते थे। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चारों का स्क्रीनशॉट लेके एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जब दरोगा के एग्जाम जो हाल फिलहाल हुआ था इसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और इस सबसे वीवीआई टॉपिक हो जाता है, तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गणतंत्र दिवस, तो जो 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो कितने नंबर का था? तो 76वां नंबर का, 76 नंबर का था। अगर पूछा जाए संख्या में कि कितने नंबर का था 2025 वाला गणतंत्र दिवस, तो 76वां नंबर का था। इसका थीम पूछा जाता है कभी कभी कि गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यही जो है इसका थीम था। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास 2025 के गणतंत्र दिवस का थीम था। कभी कभी इससे पूछ दिया जाता है कि गणतंत्र दिवस जो 2025 था इसके मुख्य अतिथि कौन थे? कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जो गणतंत्र दिवस 2025 है इसके मुख्य अतिथि प्रोबोबो सुबियांतो थे। कौन थे? प्रोबोबो सुबियांतो, यही जो है मुख्य अतिथि थे। अच्छा, पूछा जाएगा गणतंत्र दिवस 2025 जो है इस कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? तो कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। और गणतंत्र दिवस 2025 में जो झांकी था उस झांकी किस राज्य के झांकी को जो है ना वो प्रथम स्थान मिला था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यूपी राज्य के झांकी को जो है वो प्रथम स्थान मिला था। तो ये पूरा जो है गणतंत्र दिवस 2025 से बनने वाला क्वेश्चन जो हम सभी तरीका से एक्सप्लेन कर दिए। 2025 वाला गणतंत्र दिवस कितने नंबर का था? तो 76वां नंबर का था। इसका थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रोबोबो सुबियांतो, एक्सप्लेन कर दिए। कब कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? तो कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। किस राज्य के झांकी को जो है प्रथम स्थान मिला था? तो उत्तर प्रदेश के झांकी को प्रथम स्थान मिला था। तो हर तरीका से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए। अगला है टीम पहल किस डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क से जुड़ी हुई है? टीम पहल एक पहल है जो किस नेटवर्क कॉमर्स से जुड़ी हुई है? तो ओएनडीसी। ओएनडीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो टीम पहल जो है ओएनडीसी से ही जुड़ा हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो टीम पहल का उद्देश्य है कि एमएसएमई को डिजिटल सपोर्ट प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य है। टीम पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई को डिजिटल सपोर्ट प्रदान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का बात हो रहा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था? तो अमन अरोड़ा को दिया गया था। और कौन से भाषा में दिया गया था? तो डोगरी भाषा में। क्वेश्चन घुमा के इस तरीका से भी पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में डोगरी भाषा में किन्हें दिया गया था? तो चमन अरोड़ा को दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषा में दिया जाता है। 24 भाषा में से किसी एक भाषा को दिया जाता है।
तो 2024 वाला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार चमन अरोड़ा का दिया गया था, और कौन सी भाषा के लिए, तो डोगरी भाषा के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अगला पेज देखिए। अभी क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल, दिल्ली के अभी वर्तमान में सीएम कौन है, तो रेखा गुप्ता है। तो ये रेखा गुप्ता एक महिला है, तो पूछा जाए कि महिला में जो अभी रेखा गुप्ता है वो दिल्ली के कितने नंबर के सीएम है, तो फोर्थ नंबर के, फोर्थ महिला सीएम है दिल्ली के रेखा गुप्ता। इसके पहले अगर पहला पूछा जाए तो सुषमा स्वराज, दूसरा शीला दीक्षित थी, तीसरा आतिशी मरलेना थी, और चौथा नंबर की रेखा गुप्ता है। तो दिल्ली के वर्तमान सीएम जो कि रेखा गुप्ता है वो चौथे नंबर की महिला है, दिल्ली की महिला सीएम है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है। 2024 में पूछा जाए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का रैंक कितना है, तो 96, और 2023 में कितना था, तो 93। और अच्छा ये पूछा जाएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी कौन करता है, जारीकर्ता से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसके जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए 2025 वाला कम ही उम्मीद है क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादातर उम्मीद अभी इस बार जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थोड़ा सा पहले से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है करंट अफेयर्स में। तो इसीलिए हम बता दिए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक है 96, और 2023 में कितना है, तो 93। अच्छा इसको जारी करता कौन है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके जारी करता है। चलिए अगला चलते हैं। जो 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हुआ है 2025 में, इसका मेजबानी कौन कौन राज्य कर रहा है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबानी कर रहा है उत्तराखंड, और इसका जो शुभंकर है 38वें राष्ट्रीय खेल का, यह है मौली। उद्घाटन करता पूछे तो पीएम नरेंद्र मोदी जी, और इसमें से टॉप पे रहा था, शीर्ष स्थान किसको मिला था, तो सर्विसेज को मिला था। ठीक है, तो यही मुख्य क्वेश्चन 38वें राष्ट्रीय खेल से पूछा जा सकता है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड में। शुभंकर क्या है, तो मौली। उद्घाटन करता कौन है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी, और इसमें टॉप पे कौन रहे थे, तो सर्विसेज रहा था। ठीक है, अगला है कि अभी वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश गुप्ता या ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। इनसे पहले कौन थे, यानी 25वें नंबर का कभी कभी पूछ दिया जाएगा, तो राजीव कुमार है। अभी बहुत विवाद में चल रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता, तो इसलिए थोड़ा विवादित है, इसलिए याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि विवादित चीज जो है ज्यादा एग्जाम में आने का संभावना रहता है। तो अभी भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश गुप्ता, और कितने नंबर के हैं, तो 26वें नंबर के। इनके पहले कौन थे, तो राजीव कुमार थे। अगला है एक पंबन ब्रिज है, पंबन ब्रिज से भी बहुत क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल रहा है। तो भारत ऐसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज कौन सा है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज कौन सा है, तो पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। अच्छा पंबन ब्रिज का उद्घाटन कौन किए थे, तो पीएम नरेंद्र मोदी किए थे, अप्रैल के महीने में किए थे। अच्छा इसको बनाने में कुल लागत यानी कुल खर्चा कितना आया है, 535 करोड़, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2.2 करोड़ है। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज कौन सा है, तो पंबन ब्रिज। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इसके उद्घाटन करता कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसको बनाने में कुल लागत कितना आया था, तो 535 करोड़ लागत आया था, और इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो 2.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है क्वेश्चन कि जो वरुण एक नौसैनिक अभ्यास है, वरुण नौसैनिक अभ्यास, वो किन दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है, तो भारत और फ्रांस के बीच में। और देखिए 2025 में जो हुआ था नौसैनिक अभ्यास, वरुण नौसैनिक अभ्यास, वो कितने नंबर का था, तो 23वें नंबर का था। तो यहाँ से यही करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत और फ्रांस। जो 2025 में हुआ है कितनावें नंबर का है, तो 23वें नंबर का है। अगला है कि एमसीजीएस एमएसएमई योजना के तहत एमएसएमई ऋण पर कितने % तक गारंटी कवरेज दिया जाएगा। एमएसजीएस एमएसएमई योजना के तहत एमएसएमई ऋण पर कितने % तक गारंटी कवरेज दिया जाएगा, तो 60% तक जो है दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रयान मिशन से क्वेश्चन है। तो समुद्रयान मिशन के तहत क्या होता है कि समुद्रयान मिशन के तहत मानव जो है समुद्र के गहराई तक जा सकता है। समुद्रयान मिशन के तहत ही मानव जो है समुद्र के गहराई तक जा सकता है, और किसके मदद से जाएगा, तो मत्स्य 6000 के मदद से जाएगा। अभी तक 5 देश जो है इस चीज को सफलतापूर्वक कर चुका है। कौन को, तो यूएसए, चीन, रूस, जापान, फ्रांस, और भारत का जो स्थान है इसमें छठा है। तो समुद्रयान मिशन लागू करने में भारत का स्थान कितना है, तो छठा है।
तो यहाँ तक क्लियर हो। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा 9572589800। कोई भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास सारा पीडीएफ अवेलेबल है, वो भी हैंड रिटन वे में, तो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व टीवी दिवस 2025, विश्व टीवी दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 24 मार्च 2025 को जो है विश्व टीवी दिवस सेलिब्रेट किया गया है। और जो 2025 में सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। तो विश्व टीवी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। तो ये है विश्व टीवी दिवस का थीम। अच्छा, जो टीबी जो बीमारी है वो किससे होने वाला बीमारी है? आप बताइएगा, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। इसी तरीका से मार्च में कुछ और भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है दिवस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरीका से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। आजकल के जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिवस इसीलिए हम शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ के लेखक कौन है? द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, यानी ये जो बुक है ना वो क्रिकेटर वाइफ का डायरी है। और ये किसका है? तो ये पूजा पुजारा का ये जो पुस्तक है। तो डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ के लेखक कौन है? तो पूजा पुजारा। इसके अलावा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? तो शिखर धवन है। और द मैन हु बिकेम सिनेमा, इसके लेखक कौन है? तो आकाश चोपड़ा है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ के लेखक कौन है? तो पूजा पुजारा। और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? तो शिखर धवन। और द मैन हु बिकेम सिनेमा, इसके लेखक कौन है? तो आकाश चोपड़ा है। आगे चलते हैं। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? पोत निर्माण में, ठीक है, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? तो 2047 तक। 2047 तक भारत जो है पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता को हासिल कर लेगा। इसके अलावा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक। 2047 तक जो है भारत को एक विकसित राष्ट्र बना लिया जाएगा। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2047 तक। 2047 तक जो भारत है वो परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा ये होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? तो 2047 तक। इसमें जो भी हम शामिल किए सबका लक्ष्य 2047 तक ही है। यानी कि पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भारत का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक। और HFC के उपयोग को 80% कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2047 तक रखा गया है। सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता, यहाँ देखिए ICC अंडर 19 महिला कप का बात हो रहा है। तो ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है? तो भारत है। और अच्छा, 2025 में भारत अंडर 19 का वाला भी वर्ल्ड कप जीता था महिला में, और जो है नॉर्मल जो ICC वर्ल्ड कप होता है वो भी भारत ही जीता था। तो यहाँ पे अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का बात हो रहा है T20 का, तो भारत जीता था। इसके अलावा कुछ और क्रिकेट है, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना था? तो विदर्भ बना था। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? तो विदर्भ। अगर अंडर 19 एशिया कप 2025 का विजेता का बात किया जाए, देखिए अंडर 19 एशिया कप 2025 का विजेता कौन था? तो पाकिस्तान था। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? तो झारखंड है। और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का विजेता कौन है? तो साउथ अफ्रीका है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम इस चीज को। जैसे देखिए ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का बात हो रहा है, तो ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है? तो भारत है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? तो विदर्भ। अंडर 19 एशिया कप 2025 का विजेता कौन है? तो पाकिस्तान। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बात हो रहा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है? झारखंड। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए कि झारखंड के भी वर्तमान में CM कौन है और वहाँ के राज्यपाल कौन है, दोनों को कमेंट करना है।
और एक अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का विजेता कौन है, तो साउथ अफ्रीका है। तो ये पूरा आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, यानी वर्तमान में अभी भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट 96 गो है। कितने हैं, 96। और सर्वाधिक पूछा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बनता है, जैसे भारत का 96वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है, तो सिलीसेट झील जो कि अलवर के राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के अलवर में पड़ने वाला सिलीसेट झील को 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके पहले अगर 95वां पूछा जाए तो कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ का है, और अगर 94वां पूछा जाए तो गोगाबिल झील जो कि बिहार का है। तो याद रखिएगा 94वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है, तो गोगाबिल झील जो कि बिहार के कटिहार में पड़ता है। 95 पूछे तो कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ का एकमात्र रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है कोपरा जलाशय को। इसके अलावा 96वां जो रामसर स्थल है वो सिलीसेट झील को घोषित किया गया है, जो कि राजस्थान के अलवर में पड़ता है। और भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है, तो 96, और सर्वाधिक कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। 70 नंबर का जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का बात हो रहा है, याद रखिएगा 70th फिल्म फेयर पुरस्कार या फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का बात हो रहा है। तो जो 70वां नंबर का जो फिल्म फेयर पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो लापता लेडीज को दिया गया था। लापता लेडीज को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। और अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पूछे तो किरण राव को दिया गया था। लापता लेडीज के निर्देशक थे, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे गया था, तो किरण राव को गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला था, तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड पूछा जाए तो आलिया भट्ट को मिला था। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का बात हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो लापता लेडीज को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया था, तो किरण राव को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे दिया गया था, तो अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, याद रखिएगा अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया था, तो आलिया भट्ट को दिया गया था। उम्मीद है कि पूरा याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का बात हो रहा है। तो 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में। शुभंकर क्या था, तो उज्ज्वला। ठीक है, आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। शुभंकर क्या था, उज्ज्वला। अच्छा, 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का बात हो रहा है। तो इसमें पहला स्थान किसे मिला था, तो हरियाणा को। दूसरा स्थान किसे मिला था, तो तमिलनाडु के। अच्छा, बिहार का स्थान कितना था, तो इसमें तो 14वां। अच्छा, बिहार कितने पदक जीते थे, तो 10 पदक जीते थे। इसके बाद फिर से एक बार रुकिए, यहाँ पे चलिए 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का बात हो रहा है। तो 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहले इसका आयोजन बताइए कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में। इसका शुभंकर क्या था, तो उज्ज्वला। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ था, तो हरियाणा को। दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ था, तो तमिलनाडु को। बिहार का कितना स्थान था, तो 14वां। इनको कितना अवार्ड मिला था, पदक मिला था, तो 10। इसके अलावा एक्स्ट्रा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, बिहार। और 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। और 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का बात हो रहा था। इसका आयोजन 2 चरण में हुआ था। पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ था, और दूसरा चरण गुलमर्ग के जम्मू कश्मीर में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड में। और 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कितने चरण में हुआ था, 2 चरण में। पहला चरण लेह लद्दाख और दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री मैया समान योजना पहले किस राज्य का योजना है, तो ये झारखंड सरकार के लागू किया गया योजना है। इस योजना में क्या किया जाएगा कि 21 से लेकर 50 वर्ष तक के महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
माने कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है झारखंड सरकार का योजना है। इसके तहत 21 से लेकर 50 वर्षीय महिला को 1000 रुपये प्रति माह जो है दिया जाएगा। इसके अलावा अबुआ आवास योजना भी कहाँ का है, तो झारखंड का ही एक योजना है। तो दोनों याद रखिएगा। पिछला जो सेशन था उसमें हम बिहार का सभी योजना बता दिए थे। आज जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना दोनों झारखंड का एक योजना है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है। याद रखिएगा कितना नंबर का बात हो रहा है, 107वां सदस्य देश का। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है इसका 107वां देश जो है वो मोल्डोवा बना है। कौन बना है, तो मोल्डोवा। अच्छा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ, हरियाणा में। और इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो आशीष खन्ना है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है, तो मोल्डोवा बना है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में। इसके महानिदेशक कौन है, तो आशीष खन्ना है। इसके अलावा एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का 11वां, कितने नंबर का, तो 11वां। तो 11वां सदस्य देश कौन बना है, तो इंडोनेशिया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का 189वां सदस्य देश कौन बना है, तो नॉर्वे बना है। तीनों याद हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन बना है, तो मोल्डोवा। ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है, तो इंडोनेशिया। और वर्ल्ड बैंक का 189वां देश कौन बना है, तो नॉर्वे। तीनों आप याद रखिएगा। तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिख जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने अपना पहला बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है। गूगल जो है अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस राज्य में किस देश में खोला है, तो ताइवान में। ताइवान में जो है गूगल अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र को खोला है। इसके अलावा गूगल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गूगल ने एक जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जेमा 3 एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जेमा 3 एआई मॉडल जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा गूगल ने एक एआई इमेजिंग एडिटिंग टूल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। गूगल ने एक एआई इमेज एडिटिंग टूल लॉन्च किया है, तो इस टूल का नाम क्या है, तो नैनो बनाना। तो याद रखिएगा। इसके अलावा गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक एआई मॉडल भी लॉन्च किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए किसके द्वारा एक एआई मॉडल लॉन्च किया गया है, तो गूगल के द्वारा। तो गूगल के द्वारा अलग अलग काम बता दिए। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है, ताइवान में। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। गूगल ने एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। और गूगल ने ही 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक एआई मॉडल लॉन्च किया है। आगे देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया कुछ प्रमुख योजना है, जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, जो कि 1 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना एक केंद्र सरकार का योजना है जो 1 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। इसके अलावा एकीकृत पेंशन योजना, ये भी 1 अगस्त 2025 को लागू हुआ है। और राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 को लागू हुआ है। तीनों आप डेट याद रखिएगा। तीनों के तीनों केंद्र सरकार का योजना जो 2025 में लागू हुआ है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी। एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 को। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 कब लागू हुआ, तो 24 जुलाई 2025 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया। ई वोटिंग, जो कि ई क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया है कि ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो अपना राज्य बिहार बन गया है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार द्वारा पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो बिहार के बिहटा में किया गया है। ठीक है, तो बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो बिहटा में। इसके अलावा जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला है, या फिर पूरा भी करवा लिया, डाटा भी जारी हो चुका है, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है इस पे स्टे लग गया, क्योंकि इसको जारी करने के बाद जो है आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, तो उस पे कोर्ट जो है स्टे लगा चुका है। तो जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार। तो ई क्वेश्चन जो है, ई वोटिंग वाला क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा गया था। इसके अलावा ई क्वेश्चन भी दरोगा में पूछा गया था कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बन गया है।
तो ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। तो हम नाटो के बारे में बताते हैं कि नाटो जो है एक संगठन है जिसका स्थापना 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके महासचिव पूछा जा सकता है तो मार्क रूटे इसके महासचिव है। तो याद रखिएगा कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है तो स्वीडन। इसका स्थापना कब हुआ है तो 1949 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसके भी वर्तमान में महासचिव कौन है तो मार्क रूटे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को घोषित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ स्पेशल जो हम बता देते हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज जिसको डीएसपी भी बनाया गया हरियाणा का, तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो मोहम्मद सिराज है। इसके अलावा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो नीरज चोपड़ा है, ऑडी इंडिया। अच्छा, नीरज चोपड़ा का पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस चीज से है, तो ये भाला फेंक से इनका संबंध है, तो इनको जो है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा यूरेका फॉरवेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो यूरेका फॉरवेस को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा कपूर एक अभिनेत्री है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है तो विक्की कौशल को बनाया गया है। याद हो गया होगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अभी जो हो रहा है 2026 वाला, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो रोहित शर्मा है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज का संबंध क्या चीज से है तो क्रिकेट से है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है नीरज चोपड़ा है। यूरेका फॉरबेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो श्रद्धा कपूर है। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो विक्की कौशल है। तो ये पूरा ब्रांड एम्बेसडर का स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बिहार सरकार के कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और विवाह मंडप योजना और महिला सम्मान योजना, तो ये चारों योजना जो है ना वो बिहार सरकार का योजना है। इसको आप बढ़िया से डिटेल पढ़ लीजिएगा। ऐसे आप बोलिएगा तो अलग से हम डिटेल पे वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वहां पे पूछा जाएगा। जैसे बिहार मंडप योजना किसका है, किस राज्य का योजना है, तो ये जो है बिहार सरकार का योजना है। आगे चलिए, श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है। श्रीलंका का एक सर्वोच्च सम्मान है मित्र भूषण। ये जो है प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री अभी हम लोग को नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे विदेशी सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है। जैसे ओमान देश से ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है और इथोपिया से जो है ग्रेट ऑर्डर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। मतलब ये अलग अलग सम्मान जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला है। श्रीलंका से मित्र भूषण मिला है, ऑर्डर ऑफ ओमान जो है ओमान से मिला है और इथोपिया से मिला है ग्रेट ऑर्डर निशान ऑफ इथोपिया। तो ये अलग अलग देश का अवार्ड है। इसके अलावा अभी वर्तमान में मेघालय के सीएम कौन है, तो मेघालय के वर्तमान सीएम है कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा जो है वो मेघालय के भी वर्तमान सीएम है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघालय के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो CH विजय शंकर जो है वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। CH विजय शंकर वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल है और मेघालय का राजधानी शिलोंग है। और इसका गठन कब हुआ था तो 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ था। तो मेघालय के वर्तमान में सीएम कौन है तो कॉनराड संगमा। यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल कौन है तो CH विजय शंकर। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लास्ट है आज का क्वेश्चन कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में स्थापित किया गया है। अयोध्या में जो है भारत का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ घाट जो है स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे डेवलप किया गया, तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती को डेवलप किया गया है। इसके अलावा भारत का पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया, तो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य जो है मिजोरम को घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत का गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ पे किया गया है, तो मुंबई में। और भारत में पहला PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पे किया गया, तो मध्य प्रदेश में। फिर से भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे स्थापित किया गया, तो अयोध्या में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे स्थापित किया गया है, अमरावती में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कहाँ पे बनाया गया है, तो मिजोरम को। और भारत का गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ पे किया गया है, मुंबई में। और भारत का पहला PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। वीडियो पर और हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि जो करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में टैकल कर सके। दावा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। चलिए शुरू करते हैं।
आज का पहला क्वेश्चन है कि महाजे घर योजना, महाजे घर योजना जो है ये पहले तो इसको किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो गोवा में लॉन्च किया गया है। और इसको जो है शुरुआत कौन की है, तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है इस योजना का शुरुआत किया गया है। तो महाजे घर योजना गोवा में शुरू किया गया है और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि संध्या शांताराम, संध्या शांताराम जो है वो जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है वो क्या कौन थी, तो संध्या शांताराम जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया वो एक अभिनेत्री थी और इनका एक फिल्म है झनक झनक पायल बजे, तो इस मूवी के लिए इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो हो गया कि संध्या शांताराम एक अभिनेत्री है और इनको जो है झनक झनक पायल बजे मूवी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बीसीसीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो मिथुन मनहास है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूएई में भारत का भी वर्तमान में राजदूत कौन है, तो दीपक मित्तल है। दीपक मित्तल जो है यूएई में भारत के तरफ से राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली सीजीए कौन बनी है, तो भारत की पहली सीजीए टीसीए महाकल्याणी बनी है। भारत की पहली ना बोल के वर्तमान सीजीए, यहाँ पे पहली ना करके वर्तमान कर लीजिए, ठीक है। तो भारत की वर्तमान जो सीजीए है वो टीसीए महाकल्याणी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप 2025, एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो दुबई में, दुबई और यूएई में जो है इसका आयोजन किया गया था। और एशिया कप 2025 में कुल 19 मैच हुआ था जिसमें विजेता भारत बने थे, उप विजेता पाकिस्तान, और इसका शुभंकर कभी कभी पूछ लिया जाता है तो शुभंकर था बाघ। याद रखिएगा एशिया कप 2025 का आयोजन दुबई और यूएई में करवाया गया था। टोटल कितने मैच हुए थे, तो 19 मैच हुए थे। एशिया कप 2025 का विजेता कौन था, तो भारत। उप विजेता कौन था, तो पाकिस्तान। और अगर पूछा जाए कि एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या था, तो बाघ था। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है, तो 128 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान कितना है, 128। इसके अलावा 11वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, याद रखिएगा 11वां, कितने नंबर का बात हो रहा है, तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो चंडीगढ़ में किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के अभी नए पीएम जो है वो कौन बने हैं, तो कनाडा के वर्तमान में पीएम बोले या नए पीएम, मार्क कार्नी को बनाया गया है। इसके अलावा किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, मतलब दो देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, तो कौन कौन सा देश है, तो भारत और यूके है, यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषित किए गए हैं और वर्तमान में यही है। तो जो वर्तमान, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 47वें नंबर के जो है ये राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए VVI है, तो आप लोग आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगला कुछ क्वेश्चन जैसे कि अभी हाल फिलहाल भारत के वर्तमान कुछ नए नियुक्ति हुए हैं, जैसे भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। और अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो CP राधाकृष्णन है। एक बात याद रखिएगा कि भारत में जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो 15वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति भी जो है वो 15वें नंबर के हैं। तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन। इसके अलावा अगर भारत के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी। तो ये बात तो आपको पता है, ज्यादातर उपराष्ट्रपति अभी चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो CP राधाकृष्णन है। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया वाला बता रहे हैं कोर्ट के बारे में। तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश तो जस्टिस सूर्यकांत है जो कि 53वें नंबर के हैं। तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत। और अगर महान्यायवादी पूछे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं R वेंकटरमनी जो कि 16वें नंबर के हैं। और अगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। और भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। एक बार रिपीट कर लीजिए, भारत के वर्तमान में मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत है।
भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। कितना नंबर के हैं, तो 16वें नंबर के हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। तो ये चारों आपको याद होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला में चलते हैं। पहले राज्यसभा के बारे में समझ लेते हैं कि राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी पढ़े थे कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं कौन, तो सीपी राधाकृष्णन है। कितने नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। अगर राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति पूछा जाए तो श्री हरिवंश है, श्री हरिवंश, जो कि जेडीयू पार्टी से इनका जो है संबंध रहता है। तो भारत के वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो कौन है, तो श्री हरिवंश है। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो पीसी मोदी है, प्रमोद चंद्र मोदी। इनको नरेंद्र मोदी मत समझिएगा, प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव है। और अभी राज्यसभा के नेता विपक्ष के नेता कौन है, तो राज्यसभा के नेता विपक्ष के नेता जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। और वही अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के नेता कौन है, सत्ता पक्ष के नेता मतलब लीडर ऑफ पोजीशन, तो लीडर ऑफ पोजीशन है जेपी नड्डा। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। ये राज्यसभा का बात हो रहा है, लोकसभा का बात ना हो रहा है। तो राज्यसभा के याद हो गया होगा। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो श्री हरिवंश हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो पीसी मोदी हैं। राज्यसभा के नेता विपक्षी नेता कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। और राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो जेपी नड्डा हैं। और जेपी नड्डा का संबंध किस पार्टी से है, तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से है। चलिए आगे समझते हैं लोकसभा के बारे में। तो अभी लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, जो कि काफी विवादों से जुड़ा हुआ रहते हैं। तो लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला, वो कितने नंबर के जो है अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, तो 18वें नंबर के जो है स्पीकर हैं ये लोकसभा के। और इससे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने नंबर के अध्यक्ष है, तो 18वें नंबर के जो अध्यक्ष है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। महासचिव पूछे तो उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा के नेता विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी, जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। तो लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, तो राहुल गांधी। फिर से रिवाइज कर देते हैं। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला, कितने नंबर के, 18वें नंबर के। लोकसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। और लोकसभा के नेता विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी का संबंध किस पार्टी से है, तो कांग्रेस पार्टी से है। अगर पूछा जाए कि जो लोकसभा के जो सबसे मुखिया नेता होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं, वो कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के जो है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे पार्टी का, पूरे अगर लोकसभा का मुखिया बोला जाए तो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में समझ लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग, इसके मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है, जो कि 26वें नंबर के हैं। ये भी काफी विवादित आदमी है। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। और अगर अन्य चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो अन्य चुनाव आयुक्त में 2 लोग हैं, विवेक जोशी और सुखवीर सिंह। विवेक जोशी और सुखवीर सिंह जो है, सुखवीर संधू अन्य 2 चुनाव आयुक्त है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया ज्ञानेश कुमार, और अन्य 2 चुनाव आयुक्त में हो गया विवेक जोशी और सुखवीर संधू। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में कैग कौन है, सीएजी कौन है, तो संजय मूर्ति हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं, सीएजी। और अगर सीजीए पूछा जाए तो टीसीए कल्याणी है, जो कि 29वें नंबर के हैं। तो भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है, तो संजय मूर्ति है। और सीजीए कौन है, तो टीसीए महाकल्याणी है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए सेना के बारे में। तो सबसे पहले तो तीनों सेना के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, थोड़ा देर पहले बताए हैं, द्रौपदी मुर्मू है। यानी तीनों नेता, तीनों जो सेना होती है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेना के जो प्रमुख सेनापति होते हैं या सर्वोच्च सेनापति, वो कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना है, वायुसेना के सेना अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय वायुसेना के सेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है, और 28वें नंबर के हैं।
और अगर नौसेना अध्यक्ष पूछा जाए तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं जो कि 26वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष पूछा जाए तो उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के हैं। और पहले छोड़िए, चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस तो याद करना आसान है, पहले तीनों याद करवा देते हैं। देखिए वायु, वायु क्या है, अमर है, तो अमरप्रीत सिंह हो गया। ठीक है, नौ, नौ मतलब पानी है, पानी में कौन रहते हैं तो दिनेश, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा नौसेना अध्यक्ष। थल मतलब उपेंद्र, तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा थल सेना अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में जो चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ जिसको हम वर्तमान में सीडीएस कहते हैं तो कौन है तो अनिल चौहान है। ठीक है, इनके पहले जो थे बिपिन रावत, इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, तो उनके बाद दूसरे नंबर के बने थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है अनिल चौहान बनाए गए थे। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह, भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और भारतीय थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी वर्तमान में कौन है तो अनिल चौहान है। चलिए आगे चलते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग, तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। और ये तो हो गया अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अभी तत्काल में कौन है तो नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए पीएम। और इसके बाद अगर इसका उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है, और सीईओ जो है वो बीवीआर सुब्रमण्यम है। तो याद रखिएगा कि अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन कुमार बेरी, और अगर सीईओ पूछा जाए तो बीवीआर सुब्रमण्यम इसके जो है क्या है तो सीईओ है। तो तीनों आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो कि अध्यक्ष हम बताते हैं, जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है तो अजय कुमार है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है तो अजय कुमार। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है तो दिनेश माहेश्वरी है। दिनेश माहेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष है। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो दिनेश माहेश्वरी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो विजया किशोर रहाटकर। और एसएससी के अध्यक्ष कौन है तो एस गोपाल कृष्णन है। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो रंजना प्रसाद देसाई। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार, वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी, और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजया किशोर रहाटकर, और अगर एसएससी का अध्यक्ष है एस गोपाल कृष्णन, और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो रंजना प्रसाद देसाई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा दिख जाता है, तो इस टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। इसके अलावा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इससे एक क्वेश्चन 100% दिख जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेके द्वारा इसको पढ़ लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए इसके अलावा पढ़ते हैं। अभी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो वी नारायणन है, और अगर डीआरडीओ के पूछा जाए तो समीर बी कावत है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है वी नारायणन, और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है समीर बी कामत। और इसके अलावा कुछ खेल संगठन के प्रमुख, जैसे आईसीसी के अध्यक्ष है जैसा, अमित शाह के बेटे हैं जैसा, तो ये आईसीसी के अध्यक्ष है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो मिथुन मनहास है बीसीसीआई के। इसके पहले रोजर बिन्नी थे, रोजर बिन्नी को एलिमिनेट कर दिया गया, उसके बाद मिथुन मनहास बने, तो उनको रिप्लेस करके मिथुन मनहास को जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा है इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, पुरुष टीम का जो है मुख्य कोच किसे बनाया गया है तो गौतम गंभीर को बनाया गया है। इसके पहले राहुल द्रविड़ थे। अगर महिला का पूछा जाए तो महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है तो अमोल मजुमदार है। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक कौन है तो नीलम कपूर है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है तो क्रिस्टी कवेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक बात जो लास्ट में हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपको मेरा इस लिखा हुआ हैंड रिटन का पीडीएफ चाहिए पूरा, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9572589800 पे। ये मेरा खुद का फ़ोन नंबर है, इस पर जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो ज़्यादा नहीं, 51 का पेमेंट करने के बाद हम आपको पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे बहुत कम दाम में, और पूरा हैंड रिटन तरीका से लिखा हुआ है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। ना केवल बीपीएससी एडी वाले, जबकि बीपीएससी ट्री 4.0, इसके अलावा बिहार दरोगा हो गया, बिहार मद्य निषेध का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, कोई भी आप एग्जाम बिहार का देना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।